हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। आज हम क्लास करेंगे क्वांट्स की, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर चलेंगे। आप जब भी क्लासेस करें हमेशा प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। क्लास का फॉर्मेट हमारा ऐसा रहता है कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से करो, इन सब के रूट्स निकालो। सबसे पहले सबसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कौन से दो रूट्स हो सकते हैं जिनको ऐड करने में 27 आता है और उनको मल्टीप्लाई करने में 162 मिलता है हमको? देखो, इसके लिए आपको टेबल्स आना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले अगर आपको नहीं भी मिलता है ना, तो सबसे पहले उन डिजिट्स पे जाए, उन नंबर्स पे जाया करो जो 10 के डेसिमल में होते हैं। लाइक 20 पे 20 करोगे 20 140 से थोड़ा सा कम आ जाओगे, यानी कि ये बनता है अपने पास। इसके दो रूट्स बनते हैं अपने 18, यहाँ लिख लेता हूँ 18 एंड 9, एंड दोनों रूट्स हमारे प्लस में होंगे क्योंकि यहाँ माइनस का 27 दिया और हमें जो भी साइन चाहिए उसमें प्लस चाहिए, हमको प्लस का 27 बनाना है, इसलिए इसके दो रूट्स होंगे 18 और 9। सेकंड में देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42। इसके दो रूट्स कौन से हो जाएंगे? इसके दो रूट हो जाएंगे हमारे पास 7 एंड 6, यही दो रूट होंगे। थर्ड में देखते हैं, थर्ड कहते हैं हमारे को एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। इसके दो रूट कौन से हो सकते हैं? 156 की और माइनस 25 है तो हमको प्लस का 25 बनाना है, तो इसके दो रूट हो जाएंगे प्लस का 12 और प्लस का 13। ये दो रूट बनेंगे इसके, क्योंकि हमको प्लस का 25 बनाना था, इसमें माइनस का 25 दिया था, अपोजिट साइन आता है उसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट हमको क्या रखा है, सम ऑफ द रूट्स इज पॉजिटिव प्राइम नंबर, यानी उन दोनों को रूट्स को ऐड करने में पॉजिटिव प्राइम नंबर आता है। ऐसा कौन से है, किससे आता है? ठीक है, पॉजिटिव प्राइम नंबर। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो अपने पास आता है 27 जो कि प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ ऐड करते हैं अपने पास आता है 13, यहाँ हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है 13। तो 13 एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है ना, तो 13 अपना एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है और इसका मतलब अपने पास सेकंड ए, ये तो अपने पास एक्यूरेट बनता है, सेकंड ए बन गया। उसके बाद देखो यहाँ बनता है अपने पास 25 जो कि प्राइम नंबर नहीं होता। फिर देखते हैं, अच्छा हमें सिर्फ एक ही फाइंड करना था, इसमें सेकंड सेकंड ए, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज सेकंड ए। उससे हम और को भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन बी में हमको क्या रखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट इज अ नेगेटिव रूट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट इज नेगेटिव, नेगेटिव रूट कब आएगा? जब एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, तभी उसको मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव रूट बनेगा आपको, जबकि इसमें सारे जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव में है, इसलिए ये तो हमारे पास किसी का भी नहीं बना ना, बी तो कैंसिल हो गया। सी को देखें, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव प्राइम नंबर, दोनों रूट्स पॉजिटिव और प्राइम नंबर होने चाहिए। अब ऐसे कौन से रूट्स है इसमें दोनों पॉजिटिव प्राइम नंबर है? इसमें तो प्राइम नंबर एक भी नहीं है, यहाँ प्राइम नंबर 7 है तो 6 नहीं है, यहाँ 13 है तो 12 नहीं है। इसका मतलब जो सी है ये भी हमारे को किसी के साथ नहीं आता, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड का होगा ए के साथ। समझ आया आपको? चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इन सब के रूट्स निकालो सबसे पहले आप। फर्स्ट हमको दे रखे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, तो इसके जो दो रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? इसके रूट्स बनेंगे हमारे पास माइनस का 7 एंड माइनस का 3, ये दो रूट बनेंगे इसके हमारे पास। माइनस का इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस 10 है तो हमको माइनस 10 चाहिए था, इस वजह से माइनस 7 और माइनस 3 इसके रूट्स बनेंगे। सेकंड में हमको दे रखे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट कौन से बनेंगे? इसके जो दो रूट बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास 11 और 3, 11 3 33 ये बनते हैं। ठीक है, और दोनों रूट प्लस में होंगे, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 14x है, हमको प्लस का 14x चाहिए क्योंकि रिवर्स साइन चाहिए हमको। थर्ड में देखो, इसके थर्ड इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स कौन से हो जाएंगे? इसके दो रूट हो जाएंगे प्लस का 8 और प्लस का 8, क्योंकि माइनस का 16 था, हमको प्लस का 16 चाहिए तो उसके उल्टे रूट चाहिए हमको। ठीक है, अब फर्स्ट में देखते हैं, ए में वो क्या रहेगा, सम ऑफ द रूट्स इज पॉजिटिव, उन दोनों रूट्स को ऐड करने में पॉजिटिव आता है। ठीक है, दोनों रूट्स को ऐड करने में पॉजिटिव क्या कहाँ आता है? 11 और 3 14, 8 और 8 16, दोनों को ऐड करते हैं तो पॉजिटिव रूट्स आते हैं, यानी जो ए है हमारा वो 2 के साथ भी जा रहा है और ए जो है वो 3 के साथ भी जा रहा है। ठीक है, ये ए है, ये अपने पास 2 के साथ भी जा रहा है और 3 के साथ भी जा रहा है। ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सेकंड में उसके बाद हम देखते हैं, सेकंड में वो कहता है सम ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव, उन दोनों रूट्स को ऐड करने में नेगेटिव आता है। दोनों रूट्स को ऐड करने में नेगेटिव कहाँ आता है? माइनस का 7 और माइनस का 3, इसको ऐड करते आता है अपने पास माइनस का 10, तो दोनों को ऐड करना है तो नेगेटिव आ रहा है इसमें रूट, यानी जो बी है हमारा वो ए के साथ है, यानी बी ए के साथ है, ये आ रहा है।
थर्ड हमको क्या रखा है, बोथ दी रूट्स आर पॉजिटिव प्राइम नंबर, बोथ दी रूट्स आर पॉजिटिव प्राइम नंबर, दोनों के जो रूट्स हैं पॉजिटिव भी होने चाहिए और प्राइम नंबर भी होने चाहिए। ठीक है, 8 8 नहीं है, 7 3 जो प्राइम नंबर है लेकिन ये नेगेटिव है। पॉजिटिव प्राइम नंबर क्या है, 11 और 3, 11 और 3 ये हमारे पास पॉजिटिव भी है और ये प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा बी 2 के साथ। अब देखते हैं कौन से इक्वेशन में इसको जो कौन से ऑप्शन में इसको सेटिस्फाई होते हैं। फर्स्ट में देखते हैं 3b, 3 का b के साथ नहीं है, फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाता है ना। सेकंड में देखते हैं फर्स्ट का b, तो फर्स्ट का b तो है हमारे पास, फर्स्ट का b तो है। इसमें देखते हैं फिर फर्स्ट का a, 1 का a के साथ, फर्स्ट का a के साथ तो है ही नहीं हमारा, फर्स्ट का तो सिर्फ b के साथ है, तो थर्ड भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। फिर हमें कहता है थर्ड का c के साथ, लेकिन c के साथ तो 2 है हमारा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकंड का b के साथ, b के साथ सेकंड भी नहीं है हमारे पास, सेकंड से सेकंड तो हमारे पास a के साथ है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, 1 का b। सिर्फ यही एक है जो हमारा राइट आंसर है, हालांकि ये सारे भी राइट हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर सिर्फ हमारे पास जो सेटिस्फाई करता है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1b। करेक्ट, समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास मिसिंग नंबर सीरीज का। इसका क्वेश्चन देखिए, थोड़े से नंबर्स बड़े हैं लेकिन उसको करने का ट्राई करो, ये हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है सारे, आर्मी असिस्टेंट के मेंस में आने लायक क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, फर्स्ट देखो 1739, फिर 2209, 2757, 3389, 4111। तो इसको अगर मैं देखूं 1739, 11 13 31 12 17, 12 17 28 होते हैं ना, 13 होता है 21 97। अगर आपको क्यूब्स याद है तो 11 का जो क्यूब होता है अपने पास 13 31, 12 का होता है 17 28, 12 का क्यूब होता है 17 28, यहाँ है 39, तो इसमें अगर 11 ऐड कर लेते हैं, 13 का होता है 21 97। ठीक है, 21 97 में 3 और 9 12 ये ऐड हो जाते हैं, 14 होता है 27 44। ठीक है, 27 44 में यहाँ पे हमने ऐड कर देंगे 13, 15 होता है 33 75। ठीक है, 33 75 में हम जब ऐड करते हैं तो ये होते हैं 14 ऐड करने पे होते हैं 16, ये हो गए 12 13 14 15, 16 होता है 39 13, 4913। तो इस पे तो ये 39 13, इसमें तो अपने पास 4111 है ना, 12 13 31। तो उसमें 16 का रूट होता है हमारे पास 40 96। ठीक है, 40 96 111 है, तो 4 और 11 हो जाएगी 15 हो जाएगा, 16 होता है 39 13। ठीक है, अब 39 13 में हम जब 16 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा मिसिंग नंबर सीरीज का। तो इसमें 16 ऐड करते हैं तो ये नंबर आ जाता है हमारे पास 4929। ये अपने पास नंबर आता है। नेक्स्ट नंबर को देखते हैं 231 264 229 और 336। अब 231 है इसको, तो इसका अगर मैं पहले डिफरेंस देखूं यहाँ से, तो इसका डिफरेंस बनता है अपने पास 33, इसका डिफरेंस बनता है हमारे पास यहाँ से 35 और इसका डिफरेंस बनता है हमारे पास 37। ठीक है, तो 33 35 37, यहाँ नेक्स्ट डिफरेंस बनेगा 39, तो ये बन जाएगा अपने पास, नेक्स्ट नंबर बनेगा वो होगा 9 7 और 375। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट आ गया मिसिंग नंबर सीरीज, सेकंड आ गया मिसिंग नंबर सीरीज। अब हमको पूछा डिफरेंस, पूछा इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा इसका 4554। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 4554। ये अपने पास मिसिंग नंबर आ जाएगा दोनों का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वांटिटी कंपैरिजन का। देखो इस तरह क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस ना आपको लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में, काफी मेंस के एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे, चाहे वो आपका आरआरबी का एग्जामिनेशन था, चाहे आईपीएस पीओ मेंस का एग्जामिनेशन था। ये होते बिल्कुल सिंपल है, अर्थमेटिक के पैटर्न पे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को करना, पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट को करते हैं क्वांटिटी 1 को। क्वांटिटी 1 में हमको क्या रखा है, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड राहुल आर इन रेशियो ऑफ 7:6 रिस्पेक्टिवली।
फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। इफ एज ऑफ राहुल इज 4 आफ्टर 4 ईयर विल बी इक्वल टू द एज ऑफ राम 2 ईयर बिफोर। देखो राम और राहुल दोनों की एज हमको दे रखी, का रेशियो हमको दे रखा है, ठीक है। तो राम की एज का रेशियो 7x और राहुल की एज का रेशियो 6x, ठीक है। फिर ये कहता है कि हमको रेशियो एज फाइंड करनी है राम की। इफ द एज ऑफ राहुल आफ्टर 4 ईयर्स, राहुल की एज 4 साल बाद इक्वल टू एज ऑफ राम 2 ईयर अगो, तो राम बराबर है राम की एज 2 साल पहले जितनी थी उसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी तो हमको राम की एज पता चल जाएगी 42 एंड राहुल की एज पता चल जाएगी 36। राम और राहुल दोनों की एज पता चल गई, लेकिन हमको फाइंड करना है, इसमें राम की एज पूछी थी, ठीक है। तो राम की एज अपने पास 42, सो क्वांटिटी 1 आ जाएगा अपने पास 42, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन। अब बात चलते हैं क्वांटिटी 2 पे। क्वांटिटी 2 में हमें पूछ रखा है एवरेज age of class is 62, is 62 students is 25. Average age of a class is increased by 6 months if the age of the class teacher is also included. The average age, find the age of the teacher। ठीक है, एक क्लास है जिसमें 62 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज एज दे रखी है हमको 25। फिर कहता है उस क्लास में टीचर की एज भी ऐड कर देते हैं, लेकिन जब टीचर की एज ऐड करते हैं ना तो उनकी एवरेज एज में 0.5 यानी 6 मंथ का मतलब 0.5 इंक्रीज हो जाती है। देखो इसको ध्यान से, क्वांटिटी 2 को, टोटल स्टूडेंट है 62, उनकी एवरेज एज है 25, एक टीचर इसमें और ऐड कर दिया तो टोटल पर्सन कितने हो गए, स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट प्लस टीचर टोटल पर्सन हो गए 63, और उनकी एवरेज एज बनेगी हमारे पास 55.5, 25.5 उनकी एवरेज एज बच गई, बन गई है। देखो जब टीचर की एज ऐड की है तो 63 के अंदर हर एक के अंदर 0.5 जुड़ गया। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यानी इसका मतलब 25 एज तो पहले जो थी उतनी एवरेज एज तो है ही, लेकिन 63 लोगों के अंदर 0.5 जोड़ देते हैं तो वो हमारी टीचर की एज आ जाती है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट थे 63, सबके अंदर कितनी एज इंक्रीज हुई, 0.5 से एज इंक्रीज हुई, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास 31.5, इतनी एज हर पर्सन के अंदर इंक्रीज हुई, एवरेज एज तो थी, इंक्रीज हुई 31.5, तो टोटल एज कितनी बन गई यहाँ से हमारे पास, ये बन गई हमारे पास 56.5। ये आ गई हमारे पास टीचर की एज, जो हमको टीचर की एज फाइंड करनी थी 56.5। तो ये हो गई क्वांटिटी 2 का आंसर। हमें कंपैरिजन करना है क्वांटिटी 1 का क्वांटिटी 2 से, तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, ओके। और इट इसको वेटेड एवरेज से करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले 62 लिखो फिर उसको मल्टीप्लाई करो फिर उसमें जोड़ो, उतना करने की जरूरत नहीं है, और इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी आप माइंडली कर सकते हो, बस ये मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया ये ट्रिक, तो उस वजह से आपको लिख के दिखाया मैंने हर चीज, ओके। और इट चले अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को करो खुद से। इसमें हमें दे रखा है क्वांटिटी 1 में कहता है शिवा स्कोर 28% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 35 मार्क्स। If maximum marks of examination were 500, then find the percentage passing percentage marks। देखो वो एग्जामिनेशन था 500 मार्क्स का था, शिवा ने 28% स्कोर किया, कितना स्कोर किया 500 का 28% स्कोर किया उसने, तो 140 स्कोर किया, लेकिन वो फेल हो गया फिर भी 35 मार्क्स से, यानी अगर वो 35 मार्क्स और ले आता तो शिवा पास हो जाता, टोटल 75 मार्क्स लाने पर शिवा पास हो जाता। हमको पूछा पासिंग परसेंटेज, 75 मार्क्स से पास हो जाता, कितने में से 75 मार्क्स पे पास हो जाता, 500 में से, यही हमारा परसेंटेज निकल जाएगा यहाँ से, ये निकल जाएगा अपने पास 35%, 35% अगर वो मार्क्स लाता तो वो एग्जामिनेशन में पास हो जाता। ये आ गया क्वांटिटी 1 का आंसर। अब चलते हैं क्वांटिटी 2 पे। क्वांटिटी 2 में कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स विनर वॉन बाय 175 वोट्स इफ लूजर गोट 500 वोट्स एंड टोटल इनवैलिड वोट्स वर 75, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोट गॉट बाय लूजर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट कॉस्ट। कोई इलेक्शन होता है, जब भी इलेक्शन होता है मान लेते हैं 2 कैंडिडेट उसमें खड़े होते हैं, एक जीत जाता है एक कैंडिडेट हार जाता है, लेकिन कुछ वोट होते हैं जो इनवैलिड होते हैं, या तो वो सही से डले नहीं होते या उनमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, किसी भी वजह से कुछ वोट इनवैलिड होते हैं जिनको अलग रख दिया जाता है। जब विन और लॉस आता है ना कि वो इतने वोट से उससे तब उसमें वो इनवैलिड वोट काउंट नहीं करते, लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड में पूछा जाता है ना तब उसमें वो इनवैलिड वोट काउंट किए जाते हैं। तो यही चीज इस क्वेश्चन में बताई गई है। देखो इसमें कहता है कि जो विनर है वो 175 वोट से जीता, मतलब विनर को वोट लूजर से 175 ज्यादा मिले थे। इफ लूजर गोट 500 वोट, ठीक है, लूजर को मिले 500 वोट, तो विनर को कितने मिलेंगे 175 ज्यादा मिलेंगे उससे, तो विनर को मिलेंगे 675, विन को इतने मिले लूजर को इतने मिले, और कुछ वोट जो इनवैलिड गए थे जो थे 75 वोट, तो ये 75 वोट है, ये इनवैलिड वोट है हमारे। तो टोटल नंबर वोट कितने डले थे 675, 500 प्लस 75,
टोटल नंबर वोट इतने ही डले थे, तो ये वोट डले हैं टोटल अपने पास 1250, यानी टोटल वोट डले हैं इसको। ठीक है, फिर हमको पूछा है कि परसेंटेज ऑफ वोट गोट बाय लूजर आउट ऑफ द टोटल नंबर वोट कास्ट। टोटल कितने वोट कास्ट हुए थे 1250, और लूजर को कितने मिले थे 500। तो यही परसेंटेज हमसे पूछा है, इसका परसेंटेज बताओ कितना है। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं अपने यहां से। अरे यार, तो ये आ जाएगा अपने पास 40% वोट मिले हैं उसको। तो अपने क्वांटिटी टू आ जाएगा 40%। सो क्वांटिटी वन इज लेस देन क्वांटिटी टू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज क्वांटिटी वन इज लेस देन क्वांटिटी टू। ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको खुद से करो सबसे पहले। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वांटिटी कंपैरिजन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ मैन बोरोड 9000 एट R% सिंपल इंटरेस्ट फॉर बैंक ए and rupees 9400 for R plus 5% simple interest from bank B. After 3 years, he paid a total interest 12,450. Then find the rate of interest which he borrowed for bank B. ठीक है, एक पर्सन है जिसने बैंक ए और बैंक बी में पैसा डाला। बैंक ए में डाला उसने 9,000 पे R% पे डाले हैं, बैंक बी में डाले हैं उसने 9,400 R प्लस 5% पे। 3 साल बाद उसको टोटल इंटरेस्ट मिल जाता है 12,450। तो वो कह रहा है कि बताओ बैंक बी में कितना पैसा डाला। ठीक है, बैंक ए एंड बैंक बी तो है। बैंक ए में डाल दिया उसने 9,000 R% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए। बैंक बी में डाल दिया उसने 9400 रुपये डाले R+5% पे 3 साल के लिए, और टोटल उसको जो मिले हैं वो मिले हैं 12,450। ये इतनी बात है क्वेश्चन में हमको कह रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से तो आ जाएगा अपने पास 270R प्लस यहां से आ जाएगा हमारे पास हाँ ये आएगा 282R प्लस 5 थे 15, 15 चौक 60, चिकना 15 नहीं 135, 141 इक्वल टू 12,450 ये आ जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा अपने पास 552R इक्वल टू, ठीक है, तो R आ जाएगा अपने पास 11040.552। अब R की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा तो नीचे तो R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 20%, यानी कि उसने 20% आई हमारे पास R की वैल्यू। R की वैल्यू आ गई 20%। अब हमें फाइंड करना है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट से उसने बैंक ए और बैंक बी में डाला। हाँ, उसने 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक ए और बैंक बी में डाला था। ये आ गया अपने पास क्वांटिटी वन का आंसर। अब हमको फाइंड करना है क्वांटिटी टू। क्वांटिटी टू में कहता है कि 20% ऑफ पी इज सेम एज 25% ऑफ क्यू। इसका मतलब ये कहता है कि अगर पी के पास किसी चीज का, उसी चीज जो उसके पास टोटल है उसका 20% है ना, तो वो बराबर है क्यू के पास उसकी चीज का 25% हो। यानी ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, यानी ये कह रहा है कि 20p मान लेते हैं। मान लेते हैं बी के पास कोई चीज थी 100p एंड क्यू के पास कोई चीज थी हमारे पास 100q। तो उसका p का 20% ना 25% जो q है उसका इक्वल है। तो यानी p एंड q आ जाएगा अपने पास 5:4। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन p एंड q इज 250, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास 250 है। एक का डिफरेंस है 5 में 4 एक बचा, इसका डिफरेंस है 250। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1250 और 1000। पी और क्यू का टोटल आ जाएगा हमारे पास जो 100p और 100q की वैल्यू हमने अज्यूम की थी। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ p प्लस q विल बी इक्वल टू 450। तो p प्लस q है वो दोनों मिला के 450 का कितना परसेंट बनता है। ठीक है, तो p प्लस q हो जाएगा अपने पास यहाँ से 2250, इसको 450 नहीं 450 का पूछे ना 2250 से, तो ये हो जाएगा हमारा 450 अपॉन 2250 मल्टीप्लाई। ये पूछा है यहाँ से, इसको काट लेते हैं यहाँ से। ये आ जाएगा अपने पास 50%। ये आ जाएगा 20%, सॉरी 20%, मैं 50 कैसे आ जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से 20%, यानी क्वांटिटी टू की वैल्यू भी यहाँ से हमारे पास आई थी 20%। तो क्वांटिटी वन भी था 20%, क्वांटिटी टू भी था 20%। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, क्वांटिटी वन इज इक्वल टू क्वांटिटी टू एंड नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। ओके, समझ आया आपको। क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है इसमें, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाया गया मेंस के अकॉर्डिंग। और आरबीआई असिस्टेंट का मेंस बहुत टफ नहीं आता पीओ मेंस की तरह।
आरआरबी पीओ मेंस की तरह ले सकते हो आप, आरबी असिस्टेंट का मींस उसी लेवल का आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको करो खुद से। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वांटिटी कंपैरिजन में। इसमें हमको कहता है कि शंकर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 25 days while Mani can do same piece of work in 16 days. Shankar start working alone. Mani join him on 6th day. छठे दिन पे ज्वाइन करती है, एंड आफ्टर दैट दे वर्क टुगेदर फॉर n days, which शंकर lives and Mani finish the remaining work 23/5 days. शंकर किसी काम को ये कह रहा है 25 डेज में करता है और मानी उस काम को 16 डेज में कर लेती है। स्टार्ट करता है शंकर, लेकिन 6th डे पे मानी उसके साथ जुड़ जाती है। कुछ दिन वो मिलके काम करते हैं, फिर बाकी में शंकर चला जाता है, बाकी बचा हुआ काम मानी करती है, ठीक है। तो इसमें हमारे को उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमको 3n चाहिए क्वांटिटी 1 में। इस क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट में शंकर कहते हैं हमको वो 25 डेज में किसी काम को करता है और जो मनी है वो उसको 16 डेज में करती है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको उसकी एफिशिएंसी चाहिए। टाइम एंड वर्क में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको एफिशिएंसी तो हमेशा निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी इसका एलसीएम आ जाएगा 400 ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आएगा 25, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि शंकर उस काम को अकेला स्टार्ट करता है। शंकर की एफिशिएंसी कितनी है 16, मानी 6th डे पे जुड़ती है। इसका मतलब 5 दिन तो शंकर ने अकेले ही काम किया ना। 5 दिन में कितना काम कर लेगा वो, 80 यूनिट्स काम कर लेगा। टोटल में से टोटल कितनी थी, 400 यूनिट काम थी ना। 80 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, बच गया हमारे पास 320 यूनिट। 6th डे पे मानी आ जाती है उसके साथ। फिर शंकर और मानी दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। शंकर और मानी दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी, 16 + 25 एफिशिएंसी होती है, इनकी एफिशिएंसी होती है 41। दोनों ने मिलकर n डेज काम किया। कितना काम किया पता नहीं, तब पता चलेगा जब हमारे पास n की वैल्यू आएगी, ठीक है। दोनों ने मिलकर मान लेते कुछ दिन काम किया, n डेज काम किया। फिर ये कह रहा है कि शंकर काम को छोड़ के चला गया, पीछे बच गई मानी अकेली जिसकी एफिशिएंसी थी 25। उसने मिलके बाकी बचा हुआ काम 23/5 डेज में कंप्लीट किया। तो मानी ने 23/5 डेज में कितने यूनिट काम किया था, ठीक है। तो ये कट जाएगा यहाँ से, 115 यूनिट काम किया था। बचा हुआ काम कितना था, 320 यूनिट। 115 यूनिट काम उसने बाद में किया और काम कंप्लीट हो गया। यानी इन्होंने जितने भी टाइम काम किया था एंड डेज, बाकी बचा हुआ काम इन्होंने कंप्लीट किया था, ठीक है। तो इन्होंने काम कंप्लीट किया था अपना 205 यूनिट काम कंप्लीट किया था, ठीक है। तो 205 यूनिट की 41 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो इनके कितने दिन काम किया था इन्होंने, 5 दिन काम किया था। 5 दिन काम किया था इन्होंने, यानी एन की वैल्यू आ जाएगी 5। और क्वांटिटी 1 में हमको एन की वैल्यू है 3n, तो यानी क्वांटिटी 1 हो जाएगा हमारे पास 15। समझ आ गया आपको। फिर चलते हैं क्वांटिटी 2 पे। क्वांटिटी 2 में हमको क्या रखा है, 3376 का अंडर क्यूब। किसका अंडर क्यूब बताइए, 15 का होता है। तो क्वांटिटी 2 आ जाएगा हमारे पास 15। सो क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 इक्वल है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, उस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना। इसमें मैं क्या रखा है कि अ नंबर 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। कोई नंबर है उसको 5 से जब डिवाइड कर देते हैं, गिव्स x + 20 एज क्वेश्चन एंड 0 रिमाइंडर, ठीक है। तो 0 बचता है। कोई नंबर है मान लेते हैं, उसको मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो x + 20 टाइम्स उसको डिवाइड करता है और 0 बचता है उसका। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 5 को जब मल्टीप्लाई करता हूँ x + 20 से, तो वो नंबर पूरा पूरा बनता है क्योंकि पीछे बचता है 0। एंड डिवाइडेड बाय सेम नंबर बाय 11, और जब उसी नंबर को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, देन क्वेश्चन अबाउट इज 5x, ठीक है। तो 5x टाइम उसका डिवाइड जाता है और पीछे ही बचता है 0। तो हमको वो नंबर फाइंड करना है। यानी उसी सेम नंबर को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5x पे टाइम्स मल्टीप्लाई होता है और पीछे बचता है उसका 0। तो उसका नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास 5x + 100 इज इक्वल टू 55x, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो वो नंबर कितना आएगा हमारे पास, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि मैं x की वैल्यू इसमें रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अपने पास 22 × 5। तो वो नंबर है हमारे पास 110, 110 है वो अपने पास नंबर। ओके, फिर ये कहता है क्वांटिटी 2 में, क्वांटिटी 1 आ गई हमारे पास 110। क्वांटिटी 2 में कहता है कि अ टीचर कैन डिस्ट्रीब्यूट 240 चॉकलेट्स इक्वली अमंग ऑल द स्टूडेंट्स इन हर क्लास। 240 चॉकलेट्स हैं उस टीचर के पास और वो सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट देता है। लेकिन वो कहता है कि इफ 3 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, 3 स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट थे, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ चॉकलेट एज बिफोर, देन द टीचर वुड हैव लेफ्ट विद 6 चॉकलेट, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। वो कहता है कि एक दिन 3 स्टूडेंट आए नहीं थे
उन 3 स्टूडेंट्स की चॉकलेट अलग रख दी और बाकी सबको जितनी चॉकलेट पहले मिल रही थी उतनी उतनी चॉकलेट दे दी है। तो बताओ कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे क्लास में। देखो एब्सेंट कितने थे, 3 स्टूडेंट एब्सेंट थे। चॉकलेट कितनी बची, 6 चॉकलेट बची, यानी हर स्टूडेंट को दो दो चॉकलेट मिल रही थी। पहले भी हर स्टूडेंट को दो मिल रही थी और बाद में भी हर स्टूडेंट को दो ही मिल रही थी, क्योंकि बची हुई चॉकलेट 3 जनों में डिवाइड होनी थी। ठीक है, हर स्टूडेंट को 2 चॉकलेट मिल रही थी और टोटल चॉकलेट कितनी थी, 240 चॉकलेट थी। 240 चॉकलेट थी, हर बंदे को दो दो चॉकलेट मिलेंगी, तो क्लास में स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 120 स्टूडेंट होंगे, तभी सब में दो दो चॉकलेट बंटेंगी ना। तो क्वांटिटी 2 का आंसर आया था हमारा 120। इसका मतलब क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको करो, मेंसुरेशन की इस क्वेश्चन को करो। इसमें हमें क्या रखा है कि एरिया ऑफ सर्कल इज 75% मोर देन द रेक्टेंगुलर, while ratio of radians and length of rectangular is 7:12 respectively, and perimeter of rectangular दे रखे 116 centimeter square। हमको फाइंड करना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose perimeter is 112 centimeter square। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके आरबीआई असिस्टेंट के लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे टफ नहीं आएगा, इससे इजी पेपर नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। इस तरह का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और इसलिए जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करना। रेगुलर क्लासेस चल रही है हमारी सुबह 9 बजे, तो उन क्लासेस को जरूर देखना। फर्स्ट हमको क्या रखा है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है 75% मोर देन द रेक्टेंगुलर है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल दे रखे हमको जो 75% मोर देन है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो 75% मोर देन है, 7/4 हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल है जो 7/4 हो जाएगा रेक्टेंगल से। ये जब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इंटू बी। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। इसके अंदर हमको क्या चाहिए, इसके अंदर हमको आर चाहिए, एल चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखिए इसने हमको कुछ रेशियो दे रखे हैं। सबसे पहले इसने हमको दे रखे रेशियो, दे रखे रेडियंस का रेशियो दे रखे और लेंथ का रेशियो दे रखे। तो रेडियंस आर को मैं मान लेता हूँ 7x और एल हो जाएगी यहाँ से 12x। ये इसने हमको इतना दे रखा है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले आर की वैल्यू पुट करते हैं तो एरिया की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगी प्लस पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 22/7 इंटू 7x। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर की बात करते हैं तो लेंथ तो है हमारे पास 12x, विड्थ का हमारे को पता नहीं है अभी, तो उसको बी ही मान लेते हैं क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं है। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 7/4। इसका रेशियो दे रखे हमको 7/4, 175 और 75% ज्यादा है क्योंकि। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, 7 से 7 कट देगा, इस 7 से ये 7 कट देगा, 4 से ये 3 कट जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास 3xp। तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 22x के स्क्वायर। ठीक है, एक x से ये x कट जाएगा, यानी 3b इज इक्वल टू 22x, या मैं इसको कह सकता हूँ कि b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 22x/3। ये आ गई हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू। लेंथ पे हमको पता चल गया 12x है, ब्रेथ पता चल गया हमको 22x/3 है। ठीक है, और r हमको पता थी 7x है, इतनी वैल्यू हमको अभी तक पता है। फिर उसने हमको ये क्या रखा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, 116 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब देखो इसका आगे, तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 116। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि एल प्लस बी की जो वैल्यू है वो 58 है, और एल कितना है हमारे पास, एल है हमारे पास 12x। बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास 22x/3 और इनकी वैल्यू है 58। ये हमको क्वेश्चन में दे रखी है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12×3 = 36 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 58x/3 इज इक्वल टू 58। तो यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू निकल गई 3। जब x की वैल्यू 3 निकल गई तो हमको क्या क्या मिल सकता है, x की वैल्यू 3 से हमको ये पता चल गया कि जो r की वैल्यू है ना वो है 21। l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू थी 12x थी, l की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36, और b कितना आ जाएगा हमारे पास, जो कि थी 22x/3, यानी इसमें भी x रख देंगे, b आ जाएगी हमारे पास 22। ठीक है, इतना सब कुछ हमको क्वेश्चन से मिल चुका है।
जितना हमको मिलना है ढूंढना हमने सारा ढूंढ लिया। अब देखो एम क्या क्या करके एम दे रखे हमको फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 36, ब्रेथ कितनी है 22। यही बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, यही हो जाए, यही बनेगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 72 और 72 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 792, यानी एम आ जाएगा अपने पास 792। एम की वैल्यू आ गई। अब देखो एन में क्या कह रहा है, एन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें हमको पेरीमीटर दे रखा है ए स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, इसकी वैल्यू है 112, ये होता है स्क्वायर का पेरीमीटर। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28। जब ए की वैल्यू आ गई हमारे पास और हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा 28 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 784, एरिया ऑफ स्क्वायर भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं एम और एन को। एम आया था हमारे पास 792, एन आ जाएगा 784। इसका मतलब ये कह रहा है कि एम जो है ग्रेटर देन एन है। ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। ठीक है, परफेक्ट क्वेश्चन था ये आरबीआई असिस्टेंट के लिए। आरबीआई असिस्टेंट मींस में आपसे इस तरह को क्वेश्चन आता है, सब कुछ पूछ लेता है इसमें। ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप रेगुलरली इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर रोज आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें क्या रखा है कि पाइप पी कैन फिल द टैंक अलोन इन 42 आवर्स, पाइप क्यू कैन फिल इट इन 35 आवर्स, pipe PQ and R together can fill it in 52.5 hours and pipe R can empty 16 liter per hour, empty 16 liter per hour। ठीक है, PQ और R के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या रखी है कि पाइप जो P है वो 42 आवर्स में फिल करती है, Q जो है वो 35 आवर्स में फिल करती है, और तीनों मिलकर PQ एंड R तीनों मिलकर उस टैंक को 52.5 आवर्स में पूरा कंप्लीटली फिल कर लेते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं, क्या आएगा इनका एलसीएम 42 पे चला जाएगा 52.5 का 8 45, हाँ चला जाएगा। एलसीएम आ जाएगा इनका 420। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10, ये आ जाएगा अपने पास 7 6 5 12 और यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, पी क्यू एंड आर तीनों की एफिशिएंसी आ गई 8। पी और क्यू की एफिशिएंसी हमको पता है 10 और 12, तो आर की एफिशिएंसी यहाँ से हमको मिल जाएगी। ठीक है, आर की एफिशिएंसी हो जाएगी 14, क्योंकि आर एम्प्टी करता है उस टैंक को, खाली करता है। ठीक है, अब उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द एम्प्टी ऑफ टैंक लीटर, यानी टोटल टैंक कितने लीटर में, कैपेसिटी फाइंड करनी है उस टैंक की, उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, एम तो हमारे को ये कहता है और एन एन दे रखे हमको 480 लीटर। ठीक है, ये हमको क्या रखा है उसके बाद कि आर जो है वो उस टैंक को जब खाली करता है तो 16 लीटर पर आवर से खाली करता है, यानी 1 घंटे में वो 16 लीटर का पानी निकालता है। या हमको ये बस लीजिए कि आर मान लो 10 घंटे में निकालता है, 1 घंटे में 16 लीटर पानी निकालता है, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 160 लीटर। अज्यूम किया मैंने, पहले देख लेते हैं आर उस टैंक को कितने टाइम में खाली करता है। टोटल टैंक की यूनिट थी 420, आर की एफिशिएंसी थी 14, यानी 30 घंटे लगाता है आर उस टैंक को खाली करने में, और 1 घंटे में आर 16 लीटर पानी निकालता है, तो 30 घंटे में कितने लीटर पानी निकाल देगा 480 लीटर पानी निकालेगा। यानी ये हमारी टैंक की कैपेसिटी थी, 480 लीटर पानी वो निकाल देता है, तब टैंक पूरा खाली हो जाता है। एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 480। ठीक है, और एन की वैल्यू भी हमारे पास 480, इसका मतलब एम इज इक्वल टू एन, यानी एम और एन में की वैल्यू इक्वल हो जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एम इज इक्वल टू एन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें कहता है कि अ ट्रेन कैन क्रॉस अ ब्रिज, लेंथ है उसकी 200 मीटर, 54 सेकंड में उसको क्रॉस करता है। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस अनदर ट्रेन बी जिसकी लेंथ है 350 किलोमीटर और अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि वो ट्रेन उसको कितने टाइम में क्रॉस करती है। डेटा सफिशिएंसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में खूब देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कि ट्रेन एक क्रॉस कर रही है एक ब्रिज को 200 मीटर को 54 सेकंड में। 200 मीटर का ब्रिज है, ट्रेन ए जिसकी लेंथ हमको पता नहीं है 54 सेकंड में क्रॉस करती है। ट्रेन ए की स्पीड एस मान लेते हैं जो हमको पता नहीं है। फिर ये कह देते हैं कि ट्रेन ए जो करती है अनदर ट्रेन बी को क्रॉस कर देती है जिसकी लेंथ 350 मीटर है। तो ट्रेन ए
अनदर ट्रेन बी को क्रॉस करती है, 350 मीटर की लेंथ है, अपोजिट डायरेक्शन में आती है, बी तो आ रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ए की ट्रेन स्पीड हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ कितने टाइम में उसको क्रॉस करती है। अब ये फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको ए की ट्रेन की लेंथ भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, हमको लेंथ भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, ठीक है। अब देखो लेंथ ए स्पीड, अगर इन दोनों में से मेरे को एक चीज मिल जाए, या तो मेरे को लेंथ मिल जाए या मेरे को स्पीड मिल जाए, तो मैं लेंथ और स्पीड दोनों निकालूंगा और दोनों इसमें पुट करके वो आंसर आ जाएगा। समझ आ गया आपको, एक चीज तो कम से कम चाहिए चाहिए आपको, या फिर ये लेंथ और उसका रेशियो मिल जाए हमको स्पीड का। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, स्टेटमेंट वन में देखते हैं। स्टेटमेंट वन में हमको क्या रखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ दे रखी है 175, 175 में यहाँ पे लेंथ रख देता हूँ, स्पीड आ जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। जैसे मैं 175 यहाँ रखता हूँ तो ये टोटल हो जाएगा अपने पास 375, ठीक है। 375/54 इंटू एस, ये आ जाएगी स्पीड आ जाएगी मेरे पास, उसको फिर लेंथ और स्पीड को मैं यहाँ पे रख के आंसर आ जाएगा। यानी स्टेटमेंट वन से तो हमारा आंसर आ रहा है। अब चलते हैं स्टेटमेंट टू पे। स्टेटमेंट टू में हमको स्पीड दे रखी है ए की 36 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं स्पीड को यहाँ रख देता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कन्वर्ट करके 5/18 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दे रखे 54 सेकंड में है, और यहाँ पे भी जो ये स्पीड है ना, ये जो किलोमीटर पर आवर में, इसको भी चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पीड को यहाँ 36 को यहाँ रख देता हूँ तो मेरे को ट्रेन ए की लेंथ मिल जाएगी, इसकी लेंथ और स्पीड दोनों मिल चुकी है, दोनों मिल चुकी है, तो उसका आंसर भी आ जाएगा। यानी स्टेटमेंट टू से ही हमारा आंसर आ रहा है। अब स्टेटमेंट थ्री में क्या कर रखे हैं, हमको रेशियो दे रखे स्पीड ऑफ ट्रेन ए और ट्रेन बी का, ट्रेन ए और ट्रेन बी का रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 90, ट्रेन ए की स्पीड हमको पता नहीं, लेकिन मेरे को अगर ये रेशियो पता हो कि इसका रेशियो 3/5 है, ठीक है, तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर की आ जाएगी। जब ट्रेन ए की स्पीड मिल जाएगी मेरे को, तो लेंथ भी मेरे को मिल जाएगी, जब लेंथ मिल जाएगी तो फिर मैं ये बता सकता हूँ कि वो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। इसका मतलब स्टेटमेंट थ्री अलोन से भी मेरा आंसर आ रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा एनी वन ऑफ देम इज सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। समझ आया आपको। इसी तरह आपको हर एक स्टेटमेंट को पढ़ ढंग से पढ़ना है, उसको रख रख के देखना है क्या उससे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें मैं क्या रखा है कि देयर आर टू ब्रदर्स पी एंड क्यू इन ए फैमिली, सम फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। उन दोनों की एज फाइंड करनी है, हमारे पास दो ब्रदर है पी एंड क्यू एक फैमिली में, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट वन कहता है कि 1/6x प्रेजेंट एज ऑफ पी इज 1/5x प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। यानी ये कह रहा है कि p/6 जो है वो बराबर है हमारे पास q/5 के प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, ठीक है। ये तो है अपने पास स्टेटमेंट वन। इससे यानी कि हमको p और q का एक तरह से रेशियो मिल रहा है। इसमें एज क्या मिल रही है वो तो अभी पता नहीं है। स्टेटमेंट टू में देखते हैं। टू में कहता है कि एज ऑफ p आफ्टर 24 ईयर इज ट्वाइस द एज ऑफ q आफ्टर 4 ईयर। यानी कि एज ऑफ p आफ्टर 24 ईयर्स ट्वाइस द एज ऑफ q आफ्टर 4 ईयर्स। ये कह रहे हैं p की एज 24 साल बाद डबल हो जाती है q की एज जो कि 4 साल बाद होती है उससे। इससे भी हमको p और q का रेशियो मिल जाएगा। ये हो गया स्टेटमेंट टू। अब चलते हैं स्टेटमेंट थ्री में। हमारे को क्या करें, स्टेटमेंट थ्री में क्या रखा है कि p इज 4 ईयर ओल्डर देन q। ये हमको स्टेटमेंट थ्री में दे रखे हैं। अब अगर मैं सभी इंडिविजुअल स्टेटमेंट को देखता हूं तो क्या मेरे को p और q की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि हमको उन दोनों की एज चाहिए ना, लेकिन उन दोनों की वैल्यू मेरे को किसी एक से नहीं मिल रही है, किसी एक से भी नहीं मिल रही है। अब करते हैं कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड पहले कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ फर्स्ट को यहाँ पे, तो ये होता है अपने पास 5p इक्वल टू 6q। इसका मतलब p और q का जो रेशियो आता है वो आता है अपने पास 6/5। ये स्टेटमेंट वन से आ रहा है हमारे पास। स्टेटमेंट वन से आ रहा है p और q का रेशियो 6/5। स्टेटमेंट थ्री में हमको क्या रखा है कि p की एज q की एज से 4 ईयर बड़ी है। इसका मतलब जो इनका रेशियो का डिफरेंस है एक, उसका मतलब है 4। तो इससे मेरे को पता चल जाएगा p और q की दोनों की एज मिल जाएगी मेरे को, यहाँ से p की भी एज मिल जाएगी, q की एज भी मिल जाएगी, और यही तो मेरे को चाहिए था। इसका मतलब स्टेटमेंट वन एंड थ्री से हमारा आंसर आ रहा है। स्टेटमेंट वन प्लस थ्री से तो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब थ्री और टू में देख लेते हैं पहले एक बार। थ्री और टू को अगर मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ इधर, तो ये आता है मेरे पास p प्लस 24 इज इक्वल टू 2q प्लस 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास p प्लस 16 इज इक्वल टू 2q, ठीक है। तो यानी p आ जाएगा मेरे पास 2q माइनस का 16। ये आ जाएगी p और q की वैल्यू। अब मेरे को ये दे रखा है कि p जो है वो q से 4 साल बड़ा है। अब मैं इसी के अंदर q को मान लूँ x और p को मान लूँ मैं x प्लस 4।
ठीक है, या मैं पी को ये भी तो लिख सकता हूँ 4 साल बड़ा है पी क्यू से, या इस पी को लिख सकता हूँ Q+4, इसको पी को Q+4 भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि पी की वैल्यू क्यू से 4 साल बड़ी है, तो इसको Q+4 भी लिख सकता हूँ, तो इससे मेरे पास क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी और पी की वैल्यू भी आ जाएगी। यानी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों से हमारा आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 दोनों से हमारा आंसर आ रहा है। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। 2 से मिला था मेरे को P इज इक्वल टू 2Q माइनस 16, और P एंड Q का मेरे को रेशियो ही पता है 6:5 है, तो इसी को मैं वैल्यू मान लूंगा 6y एंड 5y, और दोनों को मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो P एंड Q की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, क्योंकि y की वैल्यू आ जाएगी तो उससे P और Q की वैल्यू भी आ जाएगी। यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 से भी हमारा आंसर साफ साफ आ रहा है। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि किसी भी दो स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ जाएगा, P और Q दोनों की वैल्यू आ जाएगी जो हमको चाहिए थी। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें क्या रखा है कि देयर आर टू पर्सन्स P एंड Q whose weight are Z and Y respectively. Find the value of 2Z plus 3Y। ठीक है, 2Z और 3Y की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। इसका मतलब Z और Y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो वेट जो है P का वो 60% मोर है Q से। पहले में तो ये दे रखा है कि P का वेट 60% मोर है Q से, 8:5। P और Q के वेट का रेशियो दे रखे हैं 60% Q, यानी ये Z और Y का रेशियो आ जाएगा जो उनका वेट दे रखे हैं 8:5। ठीक है, सेकंड में हमको क्या रखा है कि एवरेज वेट ऑफ P, Q एंड R। ओके, सो P प्लस Q प्लस R, उनका जो एवरेज वेट है 49, यानी टोटल वेट हो जाएगा उसको 49 मल्टीप्लाई 3, हुज वेट ऑफ R इज 3 kg मोर देन Q। R का वेट है वो 3 kg ज्यादा है Q से। ये चीज हमको यहाँ से पता चल जाती है, R का वेट 3 kg ज्यादा है Q से। ठीक है, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि 147, R का वेट 3 kg ज्यादा है Q से, तो इसका मैं ये भी कह सकता हूँ ना, ये P प्लस Q प्लस Q+3, तो R का वेट Q से 3 kg ज्यादा है, यानी P प्लस Q का जो वेट हो जाएगा अपने पास, P प्लस 2Q का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 144। ठीक है, P प्लस 2Q का वेट हो जाएगा 144। अब देखो मेरे को P और Q की इंडिविजुअल वेट की वैल्यू चाहिए हमको, यानी Z और Y का जो वेट वैल्यू है, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को P और Q के बारे में या तो कोई रेशियो चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए। रेशियो में देखता हूँ कि P और Q का रेशियो हमको स्टेटमेंट 1 में दे रखा है 8:5। ठीक है, तो अगर मैं P को लिख दूं 8x, 2Q है, Q की वैल्यू 5x, तो मैं मान लेता हूँ उसको 10x, ये आ जाएगा 144, यानी कि 18x इज इक्वल टू 144। x की वैल्यू आ जाएगी और बस 8, x की वैल्यू 8 आएगी। इसका मतलब जो p का z की वैल्यू है, यानी कि जो p और q का वेट है z और y, तो z आ जाएगा अपने पास यहाँ से 84 और y आ जाएगा अपने पास यहाँ से 40, और हमको फाइंड करनी है वैल्यू 2z प्लस 3y, तो यहाँ से हम 2z प्लस 3y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमको दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी ना, हमारा आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। समझ आया आपको? तो इसी तरह से आपको वहां पे एग्जामिनेशन में भी हर उसकी सिचुएशन को चेक करना ही पड़ेगा, हर कंडीशन को चेक करना पड़ता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करो आप, ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज कर खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फर्स्ट इसमें हमको क्या रखे कि व्हेन ए वर्क विद 80% लेस एफिशिएंसी एंड बी वर्क विद 20% मोर एफिशिएंसी, then they can complete the work in 20 days. When A work with 20% more efficiency and B work with 20% more efficiency, then they complete the work in 10 days. Find the time taken by A and B together to complete the whole work when they work with their original efficiencies. A अगर किसी काम को 80% कम एफिशिएंसी में करता है और B उसको 20% ज्यादा एफिशिएंसी में करता है, तो 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर ये कहता है कि उसी काम को A अगर अपनी 20% ज्यादा एफिशिएंसी से करे और A भी 20% ज्यादा एफिशिएंसी करे, तो सेम वही काम 10 दिन में खत्म हो जाता है। देखो इसको मान लेते हैं ए की जो पूरी एफिशिएंसी थी ना वो ए थी, और बी की जो टोटल 100% एफिशिएंसी थी वो बी थी। 80% लेस एफिशिएंसी से काम करता है वो। ठीक है, इसको मान लेते हैं 10A, इसको मान लेते हैं 10B, जो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी बनती थी। 80% लेस एफिशिएंसी मतलब 2A एफिशिएंसी, 20% एफिशिएंसी से ए काम कर रहा है, और बी कितनी एफिशिएंसी 20% से ज्यादा, यानी बी ने जो काम किया वो अपनी 12 एफिशिएंसी से काम किया ए और बी ने। ये दोनों ने मिलकर जो काम किया ना, ये काम इन्होंने 20 दिन किया लगातार, तब जाके उनका काम कंप्लीट हो गया।
सारा काम कंप्लीट हो गया। और उसी काम को जब ये कहता है कि ए 20% ज्यादा एफिशिएंसी से, यानी 20% ज्यादा मतलब 12 ए से काम करते हैं, प्लस बी भी 20% ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, बी कर रहा है 12 बी एफिशिएंसी से काम, तो ये कह रहे हैं कि जब 10 दिन वो उस काम को करते हैं तो वो काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से हमको ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। देखो कैसे, ये कर देगा सबसे पहले यहाँ पे 2 से, ये आ जाएगा हमारे पास 4a प्लस 24b इज इक्वल टू 12a प्लस 12b। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 8a और 12b। ठीक है, ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यानी ए रेशियो बी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास 3:2। ये आ गई हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी 3:2। ठीक है, फिर ये कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द होल वर्क व्हेन दे वर्क विद देयर ओरिजिनल एफिशिएंसी। अगर वो कहता है कि उस सारे काम को वो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करते हैं तो वो काम कितने टाइम में खत्म करते हैं। पहले तो हमको वो काम निकालना पड़ेगा, एक्चुअली वो काम था कितना, तभी तो उससे काम करवाएंगे, तभी तो पता चलेगा वो कितने दिन में खत्म करते हैं। तो उस काम को निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम उसको इसमें रख दें या हम उसको इसमें रख दें, क्योंकि दोनों ही कंडीशन के अंदर वो अपना काम कंप्लीट कर रहे थे। कंडीशन 1 में रख के देखते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 रख लेता हूँ, तो ये रहेगा 3 दूनी 6 प्लस बी की वैल्यू 2 थी तो 12 दूनी 24। इस काम एफिशिएंसी से 20 दिन काम किया था तो काम कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 6 30 इंटू 20, यानी कि 600 यूनिट जो था ये था हमारा टोटल काम। ठीक है, 600 यूनिट था। अब उनकी एफिशिएंसी थी कितनी, हमने मानी थी 10 ए और 10 बी, 10 और 10 बी उनकी टोटल एफिशिएंसी मानी थी। ए और बी की एफिशिएंसी हमने निकाली थी 3:2, यानी उनकी जो एक्चुअल एफिशिएंसी थी वो थी 30 ए की और बी की थी 20, ये उनकी टोटल एफिशिएंसी थी। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं कि दोनों ने मिलकर काम किए, यानी 600 यूनिट दोनों मिलकर, यानी 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 यूनिट काम करते हैं, तो वो इनको काम 12 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 12 डेज। ठीक है, समझ आया आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है सिलेक्शन सीरीज में, डेली उन क्लासेस को देखिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ ही प्रिपेयर कीजिए, जहां से भी करें बस प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।